क्या आप मार्केट के उस इनविजिबल हैंड को देखना चाहते हैं जो हर बड़े मूव को कंट्रोल करता है? अक्सर ऐसा होता है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस सही होता है, आपके ट्रेड की डायरेक्शन भी सही होती है, आप पूरी मेहनत से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, लेकिन जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करते हैं, मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हंट करके आपको ट्रेड से बाहर निकालता है और फिर आपकी ही डायरेक्शन में रॉकेट बन जाता है। इसे आप शायद बैड लक या किस्मत का खेल कहते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल्स इसे एक बहुत ही स्पेसिफिक नाम देते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब। सच्चाई ये है कि आप जैसे 90% से 95% रिटेल ट्रेडर्स इसी के कारण पैसा लूज करते हैं। क्यों? क्या आप कम मेहनत करते हैं? नहीं, आप पैसा इसलिए लूज करते हैं क्योंकि आप उन्हीं घिसे पिटे चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स पर ट्रेड कर रहे हैं जो स्मार्ट मनी को पहले से पता है। जब आप डबल टॉप देखकर सेल करते हैं तो स्मार्ट मनी को पता होता है कि आपका स्टॉप लॉस उस टॉप के ठीक ऊपर पड़ा है और उनके लिए आपका स्टॉप लॉस उनका ट्रेड एंट्री पॉइंट होता है। इसलिए आज हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के सबसे पावरफुल और फंडामेंटल टूल ऑर्डर ब्लॉक्स को डिकोड करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक ट्यूटोरियल नहीं है, ये आपको एक रिटेल ट्रेडर की विक्टिम मेंटालिटी से निकालकर एक इंस्टीट्यूशनल थिंकर बनाने का रोड मैप है। इस मास्टर क्लास को हमने एक बहुत ही लॉजिकल और डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड में डिजाइन किया है ताकि आप ऑर्डर ब्लॉक्स को सिर्फ चार्ट पर ड्रॉ ना करें बल्कि उनके पीछे की साइकोलॉजी को मास्टर करें। इसलिए स्टेप 1 में हम इंस्टीट्यूशनल एंट्री लॉजिक को गहराई से समझेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में हम चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक्स को सही तरीके से कैसे मार्क करना है इसे सीखेंगे और स्टेप 3 में हम चार्ट पर एक वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को कैसे पहचानना है इसके बारे में जानेंगे। स्टेप 4 में आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके किस तरह से अपने ट्रेड को लाइव चार्ट पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसे पूरी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1 में हम ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट और इंस्टीट्यूशनल लॉजिक को समझते हैं। बहुत से लोग ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ एक कैंडल समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ये एक फुटप्रिंट होता है जहां FIIs और DIIs ने अपना बड़ा पैसा पार्क किया होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आप एक रिटेल ट्रेडर के रूप में बैंक निफ्टी के 2, 4 या 10 लॉट खरीदते हैं। आपके खरीदने या बेचने से चार्ट पर एक टिक का भी फर्क नहीं पड़ता। आप समुद्र में एक छोटी मछली की तरह है जो पानी को हिला नहीं सकती। लेकिन जरा एक स्मार्ट मनी के बारे में सोचिए। उन्हें अगर HDFC बैंक या फिर रिलायंस जैसे हैवी वेट स्टॉक्स में 500 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो वो एक वेल मछली की तरह है। एक छोटे स्विमिंग पूल में अगर एक वेल कूदेगी तो पानी बाहर छलकेगा ही। यानी कि अगर स्मार्ट मनी मार्केट में किसी जगह पर एंट्री करते हैं तो उस लेवल के पास प्राइस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जरूर आएगा। लेकिन स्मार्ट मनी यानी कि इंस्टीट्यूशंस आप और हम जैसे रिटेलर्स की तरह किसी लेवल के पास एक बार में मार्केट बाय बटन नहीं दबा सकते। क्यों? मान लीजिए HDFC का प्राइस 1500 चल रहा है और रिटेल सेलर्स के पास सिर्फ 10 करोड़ के शेयर्स अवेलेबल है। अगर स्मार्ट मनी 500 करोड़ का ऑर्डर एक साथ डाल दें तो वो उस लेवल के सारे सेलर्स को एक सेकंड में खा जाएंगे। अगला सेलर 1510 पर होगा, फिर 1520 पर। HDFC की प्राइस 1500 से सीधे जंप करके 1600 हो जाएगी। इसे हम स्लिपेज कहते हैं। इससे स्मार्ट मनी का एवरेज बाइंग प्राइस 1500 के बजाय 1550 या 1560 हो जाएगा, जो उनके लिए एक बड़ा नुकसान है। इसलिए उन्हें अपने बड़े क्वांटिटी के ऑर्डर्स को चार्ट पर चुपचाप लगाने होते हैं। इसी वजह से इस समस्या से बचने के लिए वो अपने ऑर्डर्स को स्केल इन करते हैं, यानी कि वो अपने ऑर्डर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक खास प्राइस रेंज के दौरान जैसे 1500 या फिर 1505 में छिपा कर लगाते हैं। ये प्रोसेस ज्यादातर 3 स्टेप्स में होती है। इसमें सबसे पहले वे चार्ट पर मैनिपुलेशन यानी कि एक ट्रैप बिछाते हैं। इसके लिए सबसे पहले वो मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं। वे सपोर्ट एरिया के पास जानबूझकर थोड़ी सेलिंग करते हैं ताकि प्राइस उस लेवल से नीचे आए और चार्ट्स बियरिश दिखें, जिससे सपोर्ट लेवल्स टूटें और रिटेल ट्रेडर डर के मारे अपनी बाइंग पोजीशन से एग्जिट करें। याद रखिए, अगर स्मार्ट मनी को किसी लेवल के पास बाइंग करनी है तो वहां रिटेल ट्रेडर्स के सेल ऑर्डर्स का होना जरूरी होता है, यानी कि आपकी सेलिंग उनकी बाइंग लिक्विडिटी है। दूसरे स्टेप में जब रिटेल ट्रेडर सपोर्ट एरिया को ब्रेक होता हुआ देखकर सेलिंग करने लगते हैं तो स्मार्ट मनी उन एरियाज में धीरे धीरे अपने बाय ऑर्डर्स लगाना शुरू करते हैं। इसके लिए वो यहां बाय लिमिट ऑर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। वे मार्केट में गिरते हुए प्राइस को अब्सॉर्ब करते हैं। ये वो जगह है जहां ऑर्डर ब्लॉक बनता है। इसके बाद तीसरे और सबसे आखिरी स्टेप में जब उनकी बाइंग पूरी हो जाती है और मार्केट में रिटेल सेलर्स खत्म हो जाते हैं तो वे प्राइस को छोड़ देते हैं, जिस वजह से मार्केट डिमांड के बढ़ते प्रेशर से रॉकेट की तरह ऊपर भागता है और बड़ी बुलिश कैंडल्स चार्ट पर बनाता है। मार्केट में मुख्य रूप से 2 ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पर बनते हैं। किसी भी चार्ट पर एक बड़ी बुलिश रैली से ठीक पहले की वो आखिरी बेरिश यानी रेड कैंडल जब बनती है तो उसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। ये वो जगह है जहां स्मार्ट मनी ने जानबूझकर प्राइस को सेल किया था ताकि वे डिस्काउंट पर रिटेल ट्रेडर्स से लिक्विडिटी हासिल कर सकें। अब जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि स्मार्ट मनी बहुत बड़ी संख्या में बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं, इसलिए उन्हें उस एरिया में उतनी ही संख्या में रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी चाहिए होती है। लेकिन बहुत बार मार्केट में स्मार्ट मनी के सभी ऑर्डर्स एक लेवल के पास पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते।
इसलिए अक्सर उनके करोड़ों के ऑर्डर्स यहां पेंडिंग रह जाते हैं। इन बचे हुए ऑर्डर्स को भरने के लिए वे प्राइस को भविष्य में इसी जोन में वापस लाते हैं, जिसे हम रीटेस्ट या मिटिगेशन कहते हैं, और यही हमारा एंट्री पॉइंट होता है जिसके जरिए हम हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन यहां एंट्री करने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि चार्ट पर सही तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क किया जाता है। इसलिए अगले चैप्टर में हम चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है इसे सीखेंगे। सबसे पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करना है ये जानते हैं। सबसे पहले चार्ट पर रैंडमली कैंडल्स को मार्क करना बंद करें। आपको पहले चार्ट पर एक ट्रेंड में बदलाव देखना है। एक डाउन ट्रेंड के बाद एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव ढूंढें जो पिछली मेजर स्विंग हाई को वैलिड तरीके से ब्रेक करे। ध्यान दें, हमें सिर्फ कैंडल विक ब्रेक नहीं चाहिए, हमें कैंडल बॉडी क्लोजर चाहिए। अगर कैंडल पिछले स्विंग हाई के ऊपर क्लोज होती है तो इसे हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यह इस बात का सबूत है कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अब सेलर्स को पछाड़ दिया है और चार्ट पर मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है। अब उस स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के बेस पर जाएं। हमें यहां वो स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढना है जहां मार्केट की साइकोलॉजी बदली, जहां सेलिंग अचानक अग्रेसिव बाइंग में कन्वर्ट हो गई। उस मूव के शुरू होने से ठीक पहले वाली आखिरी बेरिश कैंडल यानी डाउन क्लोज कैंडल को आइडेंटिफाई करें। ये वो जड़ है जहां स्मार्ट मनी ने आखिरी बार ऑर्डर्स लगाए थे। अब उस बेरिश कैंडल के हाई से लेकर लो तक एक रेक्टेंगल बॉक्स आगे की तरफ ड्रॉ करें। यह पूरा बॉक्स आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यानी कि बाइंग जोन है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि कैंडल की लोअर विक बहुत लंबी है। यह विक अपने आप में एक रिजेक्शन ब्लॉक है। ऐसे में इस पूरे एरिया को मार्क करना सबसे सेफ होता है, क्योंकि प्राइस अक्सर विक के लो तक लिक्विडिटी लेने आती है। अगर आप सिर्फ कैंडल बॉडी को मार्क करेंगे तो आप फेक आउट या फिर लिक्विडिटी ट्रैप में फंस सकते हैं। इसका मतलब अगर कैंडल बॉडी बड़ी है तो आप सिर्फ बॉडी को मार्क करें, लेकिन अगर कैंडल बॉडी छोटी है तो आप यहां कैंडल बॉडी के साथ कैंडल विक को भी मार्क करें। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बाद अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं। इसे मार्क करने के लिए चार्ट पर एक ऐसा अग्रेसिव डाउन मूव देखें जिसने ना सिर्फ स्ट्रक्चर स्विंग लो तोड़ा हो बल्कि प्राइस को तेजी से नीचे धकेला हो। प्राइस में स्पीड होनी चाहिए, जैसे कोई भारी चीज बिल्डिंग से गिरी हो। यह कंफर्म करता है कि सेलर्स अग्रेसिव हैं और वो प्राइस को ऊपर नहीं रहने देना चाहते। इस गिरावट के शुरू होने से ठीक पहले की आखिरी बुलिश कैंडल को पहचानें। ये वो ट्रैप है जहां स्मार्ट मनी ने प्राइस को ऊपर पुश किया था ताकि ब्रेकआउट ट्रेडर्स को फंसा सकें और फिर वहां से मार्केट को डंप कर दिया। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए पूरी बुलिश कैंडल के हाई एंड लो को एक जोन के रूप में मार्क करें। कैंडल बॉडी अगर छोटी है तो कैंडल बॉडी के साथ कैंडल विक को भी मार्क करें। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। जैसे कि अक्सर आप देखेंगे कि बड़ा मूव आने से पहले एक नहीं बल्कि 2 या 3 लगातार छोटी छोटी बेरिश कैंडल्स चार्ट पर बनती हैं। ऐसे केस में आपको सिर्फ आखिरी कैंडल मार्क नहीं करनी, आप उन सभी लगातार बनने वाली बेरिश कैंडल्स को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक जोन बना सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशनल अक्यूमुलेशन उस पूरी रेंज में हुआ था, ना कि सिर्फ 5 मिनट में। इसलिए हम यहां उन कैंडल्स के हाई और लो को एक एरिया के रूप में मार्क करेंगे। लेकिन कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है लेकिन विक बहुत लंबी होती है। इस परिस्थिति में अगर आप पूरे जोन को मार्क करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। ऐसे सिनेरियो में आप मीन थ्रेशहोल्ड का यूज करें, यानी उस पूरी कैंडल का 50% लेवल निकालें। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिथम्स अक्सर विक के 50% लेवल से सेंसिटिव रिएक्शन देते हैं, इसलिए आप अपनी एंट्री को 50% लेवल पर प्लान कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल एक इनसाइड बार है, यानी पिछली कैंडल के हाई और लो के अंदर है, तो वो एक वैलिड कैंडल नहीं है। आप उसे इग्नोर करके उसकी मदर बार को प्राइमरी ऑर्डर ब्लॉक के रूप में मार्क करें। असली लिक्विडिटी रेंज मदर कैंडल के हाई और लो से डिफाइन होती है। अब ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करना है ये सीखने के बाद चलिए अब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को कैसे पहचानना है ये जानते हैं। चार्ट पर आपको हर दूसरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जैसी दिख सकती है। बिगिनर्स अक्सर हर पिवट पॉइंट को ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं और लॉस करते हैं। एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक के लिए 3 स्ट्रिक्ट टेक्निकल रूल्स का होना नॉन नेगोशिएबल है। इन्हें हम प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स भी कहते हैं। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो ट्रेड मत लीजिए। आइए इनके पीछे का वाई समझते हैं। रूल नंबर 1, प्राइस इंबैलेंस। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बाद प्राइस में एक अग्रेसिव डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के बाद जो मूव आया उसमें एक क्लियर गैप होना चाहिए। पहली कैंडल यानी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के हाई या लो के और तीसरी कैंडल के लो या हाई के बीच अगर गैप है, यानी वे एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो इसे इनएफिशिएंसी या फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये गैप क्यों जरूरी है ये समझते हैं।
ये गैप इंडिकेट करता है कि उस लेवल पर इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम इतना ज्यादा था और ऑर्डर फ्लो इतना वन साइडेड था कि प्राइस को फेयरली ट्रेड होने का मौका ही नहीं मिला, जिस कारण से मार्केट में अनपेयर्ड ऑर्डर्स रह गए हैं। मार्केट को बैलेंस करने के लिए प्राइस को भविष्य में इस गैप को भरने आना ही पड़ेगा, जैसे पानी खाली जगह को भरता है। अगर इम्बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि मूव स्लो था और स्मार्ट मनी का वहां कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद रूल नंबर 2, लिक्विडिटी स्वीप। ये सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंफर्मेशन है। जिस कैंडल को आप ऑर्डर ब्लॉक मान रहे हैं उसे अपनी पिछली कैंडल या फिर कैंडल्स के हाई या लो को ब्रेक यानी स्वीप करना चाहिए। इसे हम स्टॉप हंट या फिर टर्टल सूप भी कहते हैं। स्मार्ट मनी को मूव करने के लिए फ्यूल चाहिए, और फ्यूल क्या है? आपका स्टॉप लॉस। जब वे पिछले लो को ब्रेक करते हैं तो रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जो कि सेल ऑर्डर्स होते हैं, और ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी सेल करते हैं, जिससे मार्केट में सेल ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाती है। इंस्टीट्यूशंस उस पैनिक सेल ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब यानी बाय करके अपनी बड़ी लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। जिस ऑर्डर ब्लॉक ने लिक्विडिटी स्वीप की है उसकी सक्सेस रेट उस ऑर्डर ब्लॉक से कहीं ज्यादा होती है जिसने सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। लिक्विडिटी स्वीप ये बताता है कि स्मार्ट मनी ने अपना पेट भर लिया है और अब वो चलने को तैयार है। सबसे आखिर में रूल नंबर 3, अनमिटिगेटेड जोन। ये एक ऐसा नियम है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए, मतलब ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद प्राइस को उस जोन में वापस आकर उसे टच नहीं करना चाहिए। वो जोन फ्रेश होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक इसलिए काम करता है क्योंकि वहां स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स बचे होते हैं। अगर प्राइस पहले ही वहां आ चुकी है और जोन को टच करके ऊपर जा चुकी है तो इसका मतलब है कि वो पेंडिंग ऑर्डर्स पहले ही फिल हो चुके हैं। वो जोन अब मिटिगेट हो चुका है। एक मिटिगेटेड जोन पर दोबारा ट्रेड लेना हाई रिस्क है, क्योंकि अब वहां स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। हमें ट्रेड एंट्री लेने के लिए हमेशा फ्रेश जोन चाहिए। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के बाद ट्रेड एंट्री करने से पहले आपको इन चेकलिस्ट को जरूर चेक करना है, जिसके लिए आपको खुद से 3 सवाल पूछने होंगे। सवाल नंबर 1, लिक्विडिटी स्वीप। क्या जोन बनने से पहले स्टॉप्स हंट हुए हैं और लिक्विडिटी स्वीप हुई है? सवाल नंबर 2, इम्बैलेंस। क्या मूव में स्पीड और गैप है, यानी कि 2 कैंडल्स के दौरान क्या कोई क्लियर गैप बना है? और सबसे आखिर में, क्या वो जोन अभी तक फ्रेश है? जब आपको इन तीनों सवालों के जवाब पॉजिटिव मिलेंगे तब आप ट्रेड एंट्री करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एनालिसिस और मार्किंग तो हो गई, अब बात करते हैं उस चीज की जो एक अच्छे एनालिस्ट को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है, एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट। मार्केट में सही होना काफी नहीं है, सही जगह पर पैसा लगाना जरूरी है। जब प्राइस फाइनली हमारे किल जोन में आती है तो हमें क्या करना है, चलिए अब इसे समझते हैं। यहां हम 3 एंट्री मॉडल्स पर फोकस करेंगे। एंट्री मॉडल नंबर 1, प्रॉक्सिमल लिमिट एंट्री। ये मॉडल उन ट्रेडर्स के लिए है जो लगातार दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते। इसमें आप ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट यानी कि ओपन या हाई लो पर अपना लिमिट ऑर्डर पहले से प्लेस करके रखते हैं। इस एंट्री मॉडल में इमोशंस बीच में नहीं आते और एंट्री मिस होने के चांस न के बराबर होते हैं। प्राइस बस एक टिक भी टच करेगी तो आप ट्रेड में एंट्री कर जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट किसी बुरी न्यूज की वजह से बहुत अग्रेसिवली गिर रहा है तो प्राइस सीधे आपके जोन को तोड़ते हुए निकल सकती है और आपका लॉस हो सकता है। इसलिए ये एंट्री मॉडल थोड़ा रिस्की है। एंट्री मॉडल नंबर 2, लोअर टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन। ट्रेड में एंट्री लेने का यह सबसे प्रोफेशनल और सेफ तरीका है। मान लीजिए आपका ऑर्डर ब्लॉक 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर है। जब प्राइस 1 घंटे के जोन में आती है तो आप एंट्री नहीं लेते, आप 5 मिनट या फिर 1 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं और वहां आप एक इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते हैं, यानी लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड बेरिश से बुलिश होना चाहिए। इससे आपका स्टॉप लॉस 1 घंटे के जोन के बजाय मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है, जो बहुत छोटा होता है। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया बन जाता है। लेकिन इन एंट्री मॉडल में आपके पास पेशेंस और स्किल चाहिए। कभी कभी प्राइस बिना कॉन्फर्मेशन दिए वी शेप रिकवरी लेकर ऊपर भाग जाती है और आप देखते रह जाते हैं। एंट्री मॉडल नंबर 3, इक्विलिब्रियम एंट्री। अगर ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बहुत बड़ी है तो आप उस जोन का 50% मार्क करें और वहां लिमिट ऑर्डर लगाएं। यह आपके स्टॉप लॉस को टाइट करता है और रिस्क कम करता है, क्योंकि स्मार्ट मनी आप और हम जैसे मैन्युअली ट्रेड एंट्रीज नहीं करते। उनके पास बहुत एडवांस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो चार्ट पर सिग्नल्स को पकड़ते हैं। इसलिए आप कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए इस एंट्री मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ट्रेड में एंट्री तो कर दी, लेकिन उस ट्रेड को मैनेज करना भी जरूरी है। इसके लिए हमें कुछ ट्रेड मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा इनवैलिडेशन पॉइंट के बाहर होना चाहिए। थोड़ा बफर यानी कि 5 से 10 पॉइंट जरूर रखें ताकि स्प्रेड या हल्की वॉलेटिलिटी से आपका स्टॉप लॉस हंट ना हो जाए। कंजूसी करके बिल्कुल लाइन पर स्टॉप लॉस ना लगाएं। पार्शियल बुकिंग, कभी भी पूरा प्रॉफिट एक साथ बुक करने का लालच ना करें। जैसे ही प्राइस 1, 2 या 1, 3 का रिस्क रिवॉर्ड देती है, अपनी पोजीशन का 50% या 70% प्रॉफिट बुक कर लें। इससे ट्रेड को होल्ड करने का आपका डर खत्म हो जाता है।
ट्रेलिंग स्टॉप, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हर नए हायर लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। टारगेट्स के लिए पुराने स्विंग हाई या इक्वल हाई या फिर लिक्विडिटी पूल्स को टारगेट करें। पोजीशन साइजिंग, कभी भी एक ट्रेड पर अपनी कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा रिस्क ना लें। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, जैसे पूरा जोन मार करने पर, तो अपनी लॉट साइज कम कर दें। याद रखिए, ऑर्डर ब्लॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो फेल हो सकता है। मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। कैपिटल प्रोटेक्शन आपकी पहली और आखिरी प्राथमिकता होनी चाहिए।